नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिन पर दिन भर हमारी नजर भी होगी। तो 5 तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मिशन ग्रामोदय पर। दूसरी खबर में बताएंगे कि सरकार ने किसानों के हित में क्या नया कदम उठाया है। तीसरी खबर वैक्सीन पर सियासत के बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी टीका लगवा लिया। चौथी खबर में बात करेंगे आखिर वैक्सीन लगवाने के बाद क्या सतर्कता बरतने की जरूरत है। पांचवी और आखिरी खबर सागर से, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी। तो पंचायत चुनाव की आहट सुनते ही सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरोदय मिशन के बाद अब मिशन ग्रामोदय के तहत ग्रामीणों को विकास की सौगातें दी हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को आधारभूत सुविधाएं देने और जरूरतमंदों को आवास की सौगात देने के लिए मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की गई। इसके तहत गुरुवार को धार में ग्रामीण क्षेत्र के 1.25 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपी गई। साथ ही उनका गृह प्रवेश भी कराया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि केंद्रीय मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम में जुड़े। मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम का आयोजन धार जिला मुख्यालय के उदय रंजन क्लब परिसर में आयोजित किया गया था, जिसमें हितग्राहियों को सौंपे गए 1.25 लाख पीएम आवासों की लागत 1562 करोड़ रुपए है। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के 10,1500 से अधिक सामुदायिक निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। इनमें 6,000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 2,000 खेल मैदान, 2,000 शांति धाम और 634 पंचायत भवन शामिल हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाख हितग्राहियों को किस्त भी जारी की गई, जिसकी कुल लागत जो है 2,000 करोड़ रुपए की है। मुख्यमंत्री ने बताया, प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में गृह प्रवेश कराए जाने का ये दूसरा बड़ा आयोजन है। इससे पूर्व 12 सितंबर 2020 को भी मध्य प्रदेश के 1,75,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आवास सौंपे गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में कोरोना काल की चुनौतियों से निपटते हुए 3 लाख से अधिक आवास निर्मित किए गए हैं। बोलिए भारत माता की जय। नरेंद्र सिंह जी को सुनानी चाहिए। भारत माता की, धार और मध्य प्रदेश की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मैं बोल रहा हूं इसलिए मैंने मास्क हटाया है। मेरी आप सबसे प्रार्थना कि आप मास्क लगा के रखें। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ और आदरणीय नेता श्रीमान विक्रम वर्मा जी, हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, पहले तो दिल्ली में नरेंद्र सिंह जी बैठे, हमारे कार्यक्रम दिल्ली में नहीं, आप सबसे बोल रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि एक बार फिर नरेंद्र सिंह तोमर जी का दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। उनकी बुनियादी जरूरत पूरा करने का यह अभियान मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार जारी है। मेरे 2 मंत्री आज मंच पर हैं, हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं। आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। अभी महेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि पुरानी सरकार कहती थी पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। वो रोते ही रहते थे पैसे ही नहीं है। अब पैसा नहीं भैया तो कौन ने कही थी कि मुख्यमंत्री बन जाओ। अब मुख्यमंत्री बने तो पैसा तो लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? अरे बोल के बताओ, बात करें पर लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? और मामा कह रहा है पैसे की कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। 11 महीने में अकेले किसानों के खाते में अलग अलग योजनाओं में 86,000 करोड़ रुपए डाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाले। और आज फिर कह रहा हूं किसान भाइयों, खाता वही चेक कर लिया करो, नहीं धोखा हो जाए। 23 तारीख को फिर 2,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले जाएंगे, राहत की राशि के। और मुख्यमंत्री किसान
कल्याण योजना के फिर 23 तारीख को तैयार रहो। कोई महीना ऐसा नहीं जाने दूंगा जब खाते में पैसा नहीं आएगा। मिशन ग्रामोदय का आगाज हो गया है, लोगों को फायदा भी हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास की चाबियां सौंपी जा रही हैं, लेकिन अब मिशन ग्रामोदय गांव पर फोकस है। पंचायत चुनाव भी नजदीक हैं, जाहिर है अपनी तैयारियां सरकार पूरी कर रही है। सब खबर को समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज जी, ग्रामोदय मिशन, अब इस मिशन को लेकर कहा यही जा रहा है कि गांव को लेकर अब फोकस है, लेकिन सवाल यही कि चुनाव जब आते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, विधानसभा, लोकसभा, तभी विकास की बातें होती है, तभी घोषणाएं होती हैं। और अभी भी मौका देखिए, चाबी तभी दी जा रही है जब पंचायत चुनाव नजदीक है। यह निश्चित तौर पर पारुल, ये एक तरह से कह सकते हैं कि शिवराज सरकार की गेम चेंजर प्लान है, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव होना है। शहरी क्षेत्रों में बीजेपी अपेक्षाकृत मजबूत है। 16 नगर निगमों में बीजेपी ने महापौर थे, लेकिन इस बार की परिस्थितियां बदली हुई, क्योंकि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसने बीजेपी को हिला के रख दिया था और ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी के वोट शेयर में काफी गिरावट हुई थी। अब बीजेपी को लग रहा है जो 1.25 लाख आवासों की सौगात मिली है, एक औसत ये माना जाता है कि एक परिवार के अंदर 5 से 6 लोग ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में होते हैं। तो सीधे सीधे 5 से 6 लाख लोगों तक सरकार ने ये सीधा एक संदेश दिया, या कह सकते हैं उनको सीधा लाभ उनको दिया है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के 10,000 से ज्यादा सामूहिक निर्माण कार्यों का लोकार्पण होना। तो सामुदायिक निर्माण भवन जो है, सामुदायिक कार्य का इसमें निर्माण कार्य है, सामुदायिक भवन है, स्टेडियम है, तो ये ऐसी संरचना होती है जिससे ग्रामीणों को इसका सीधा फायदा मिलता है। ग्रामीण इलाकों में देखा पंचायत भवन बनाए गए हैं, स्कूल कॉलेज बनाए गए हैं, खेल मैदान बनाए गए हैं, तो जिसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश में, जैसे हम बात करें कि 2000 खेल मैदान बनाए गए हैं, 2000 शांति धाम यानी विश्राम घाट। और सबसे बड़ी दिक्कत है ग्रामीण इलाकों में यही होती है कि कई बार हम देखते हैं कि वहाँ दलितों के, सवर समाजों के जो शमशान घाट है, कुएं हैं, मंदिर हैं, वो अलग अलग होते हैं। जो सरकारी शांति धाम में उससे हजारों लाखों करोड़ों जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जो पंचायत भवन बनाए गए हैं 634, इसमें जो ग्राम पंचायतों की बैठक होगी तो बीजेपी से जुड़े जो लोग वहाँ जाएंगे तो उनको सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ एक बड़ी सौगात जो है तो 5 लाख हितग्राहियों को ऊपर जो 2000 करोड़ का राशि है विमुक्ति की प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही अलग अलग योजनाओं 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामकाज किए गए और 180 करोड़ की लागत से 6000 सामुदायिक परिसर, 86 करोड़ 96 लाख की लागत से 634 पंचायत भवन मनरेगा के तहत जो काम कराए गए। तो 2 फायदे हुए। एक तो जो कामकाज मनरेगा के तहत उससे ग्रामीणों को रोजगार मिला, उनके क्षेत्र में पक्की संरचना का निर्माण हुआ है, जिससे आने वाले कई सालों तक ग्रामीणों को उसका फायदा मिलेगा। तो बीजेपी इसको दोहरा फायदा देख रही है, क्योंकि अगर अब से जैसे उम्मीद की जा रही है 2 से 3 महीनों में पंचायत चुनाव होंगे और अभी लोग विधानसभा चुनाव 2023 नवंबर दिसंबर के आसपास होना है, तो सरकार के पास लगभग 2.5 साल का समय है। तो ये कहें कि 6 महीने पहले लगभग 2 साल का समय, 2 साल के समय के अंदर सरकार इन नगरीय निकाय के साथ साथ इन सौगातों के साथ साथ वो 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, ताकि अगर वो 2021 में अगर उनको बम्पर जीत मिलती है नगरीय निकाय चुनाव में तो ये सिलसिला बरकरार रखे 2023 तक। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के पास एक मौका था, लेकिन कांग्रेस के संग ये हुआ कि जब उनकी सरकार बनी इसके कुछ महीने बाद आचार संहिता लगी लोकसभा चुनाव की, जब तक उनका कामकाज ट्रैक पर आता, जब तक उनकी सरकार जा चुकी थी। और उसके बाद कोरोना का 1 साल ऐसा रहा जिसने शिवराज सिंह सरकार को नुकसान भी किया और मदद भी की। नुकसान इतना हुआ कि रेवेन्यू के कारण सरकार को घाटा उठाना पड़ा, जीएसटी कलेक्शन कम हुआ, टैक्सेशन कम हुआ, कई सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई, लोगों की रोज की नौकरी चली गई। लेकिन फायदा ये हुआ कि इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने लगातार जनता से संवाद रखा और अलग अलग माध्यमों से समाज के अलग अलग वर्गों को वो राहत देते रहे, सौगातों की बौछार करते रहे। तो इस बीच में जो कोरोना का कह सकते हैं जो 1 साल अब पूरा होने वाला है, इस पूरे 1 साल या कहें कि पहले जो 10 महीने थे उसमें उन्होंने तो एक पक्का पुख्ता वोट बैंक तैयार करने का काम किया, जिसका फायदा हमने देखा कि उपचुनाव में बीजेपी ने जो 28 सीटों में उपचुनाव लड़ा था ये सारी की सारी सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन उसमें से बीजेपी ने 19 सीटें कांग्रेस से छीन ली। अब दमोह उपचुनाव की तय घोषणा हो गई है, बीजेपी वहां भी फोकस कर रही है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी एक सिस्टमेटिक तरीके से सरकार की मदद से अपना एक प्लान कर रही है और चुनाव पर उसका पूरा फोकस है।
बिल्कुल मनोज जी, जाहिर है चुनाव पर फोकस है, लेकिन सीधे तौर पर देखें तो जनता का विकास तो हो ही रहा है, जनता को फायदा मिल ही रहा है। अब तक जो लोग आवास के लिए तरस रहे थे, अपने आशियाने के लिए परेशान हो रहे थे, ग्रामोदय मिशन के तहत उन्हें भी आवास मिल रहे हैं। और अब सरकार का आगे का प्लान इसको लेकर क्या होगा? यानी ग्रामोदय या फिर नगरोदय ही मिशन है, या इसके अलावा भी कोई और योजना है? आपको कोई अंदर से सोर्सेस पता चल रहे हो तो? निश्चित तौर पर इसके आगे भी सरकार की प्लानिंग है। अगर हम बात करें तो दो बड़ी चीजें हैं कि सरकार का पूरा फोकस जो नगरोदय ग्रामोदय तो एक कामकाज का एक बहाना है, लेकिन इसके साथ भी सरकार कई सारी स्कीम्स है। जैसे सोशल सेक्टर की हम बात करें तो पिछली बार जब मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और बुजुर्गों के तीर्थ दर्शन योजना शुरू की थी, जो कांग्रेस सरकार के समय तीर्थ दर्शन योजना बंद हो गई थी, इसको वापस चालू किया गया है। तो एक पुख्ता वोट बैंक सरकार ने बनाया है। जैसे हम बात करें कि जो हिंदुस्तान में जो ट्रेंड है कि लोगों को सड़क, बिजली, पानी से ज्यादा सरोकार होता नहीं है, अगर उनको डायरेक्ट कोई स्कीम फायदा पहुंचाती है तो वो उसको जल्दी से स्वीकार करते हैं। अगर हम देखें किसान कर्ज माफी की बात करें कि किसानों को सीधे तौर पर फायदा होना था, तो उन्होंने कांग्रेस की बात मानी, कांग्रेस को उन्होंने जिताया। ये बात हो रही कि बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार 15 साल पुरानी सरकार गिरा दी। यही जो स्कीम आज भी नगरोदय ग्रामोदय है, इसमें जो हितग्राही है उनको सीधा बेनिफिट मिल रहा है। मान लीजिए जिनको 10 लाख मकान मिल रहा है, उनको सीधा फायदा मिल रहा है। तो एक ऐसा पुख्ता वोट बैंक होता है। जैसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना लाई थी जो गैस की, तो जब ग्रामीण इलाकों में या घरों में सीधे सिलेंडर गया तो एक पुख्ता वोट बैंक तैयार हुआ, जिसने बड़े पैमाने पर लोकसभा में बीजेपी को वोट किया, और जिसका कारण है कि बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता पाई। तो ये शिवराज सिंह चौहान भी लगभग उसी लीग पर चल रहे हैं और एक बीजेपी के लिए पुख्ता वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जिनको सीधा लाभ मिल रहा है, उसके घर के आगे तख्ती लगी है, उसमें उसका नाम लिखा है, प्रधानमंत्री का फोटो लगा, मुख्यमंत्री का फोटो लिखा है, तो जितनी बार घर के अंदर प्रवेश करेगा उतनी बार उसको फोटो दिखेगा, तो उसको याद होगा कि मुझे इस फायदा इस मुख्यमंत्री ने दिया, या इस प्रधानमंत्री के कारण मिला, या इस सरकार के कारण मिला। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो हर कदम के पीछे सियासत तो होती है, फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन उसी फ़ायदे में अगर दूसरों का भी फ़ायदा होता है तो उसमें हर्ज क्या है? अब राजनीति तो इसी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज बेचने का फ़ायदा उपज बेचने का फ़ायदा सिर्फ वास्तविक किसानों को मिले, इसके लिए शिवराज सरकार नया कदम उठाने जा रही है। इसके तहत गेहूं, धान, चना, मसूर और सरसों बेचने के लिए उपार्जन केंद्रों पर आने वाले किसानों की पहचान बायोमेट्रिक सिस्टम से पुख्ता की जाएगी। इसमें आधार नंबर के माध्यम से किसानों का सत्यापन होगा। पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन का उपयोग भी खरीद केंद्रों पर किया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ई उपार्जन पोर्टल में दर्ज किसानों की जानकारी का मिलान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के किसानों से करवा रहा है। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश में लगातार गेहूं, धान सहित अन्य फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बढ़ती जा रही है। पिछले साल 129 लाख टन गेहूं खरीदकर प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया था। धान की भी रिकॉर्ड खरीदी हुई थी। यही स्थिति अन्य अनाजों को लेकर भी थी, लेकिन इस बीच बम्पर खरीद को लेकर फर्जीवाड़े के आरोप भी लगते रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं शिकायत मिलने पर कलेक्टरों से जांच करवाई थी। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज बेचने का फायदा सिर्फ वास्तविक किसानों को मिलेगा। इसको लेकर शिवराज सरकार ने नया कदम उठाया है। गेहूं, धान, चना, मसूर और सरसों बेचने के लिए उपार्जन केंद्रों पर आने वाले किसानों की पहचान बायोमेट्रिक सिस्टम से पुख्ता की जाएगी। आधार नंबर के माध्यम से किसानों का सत्यापन होगा। पॉइंट ऑफ सेल मशीन का उपयोग भी खरीद केंद्रों पर किया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ई उपार्जन पोर्टल में दर्ज किसानों की जानकारी का मिलान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के किसानों से करवा रहा है। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को यह जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। मध्य प्रदेश में लगातार गेहूं, धान सहित अन्य फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बढ़ती जा रही है। पिछले साल 129 लाख टन गेहूं खरीदकर प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया था। धान की भी रिकॉर्ड खरीदी हुई थी। ये स्थिति अन्य अनाजों को लेकर भी है, लेकिन इस बीच बम्पर खरीदी को लेकर फर्जीवाड़े के आरोप भी लगते रहे हैं और उस फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए ये कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है।
और खबर को और भी समझने की कोशिश करते हैं। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोनलाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव, साफ है कुछ ऐसे किसान जो किसान नहीं होते लेकिन हर वो फायदा लेते हैं जो किसानों के लिए सरकार योजनाएं चलाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब बायोमेट्रिक मशीन से उनके जो थंब इम्प्रेशन है उसको भी जांचा जाएगा, आधार कार्ड को भी इसमें बीच में रखा जाएगा, यानी कहा जाए तो एक टेक्निकल तरीके से अब ये परखा जाएगा कि आप किसान हैं या नहीं, तभी आपको योजना का फायदा मिल सकेगा या खरीदी केंद्रों पर जो लाभ आपको मिलता है किसानों को वो मिल सकेगा। हाँ बिल्कुल, लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि जो बिचौलिए होते हैं वो किसानों के नाम पर फायदा ले लेते हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत जो 6,000 रुपए की राशि मिलती है, 3 किस्तों में 2,000 रुपए मिलते हैं, उसका भी फायदा फर्जी तौर पर अपने आप को किसान बताकर लोगों के द्वारा लिया गया है। तो ऐसे में कल मुलाकात भी की है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से, कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा, और उन्हें बताया गया कि जो उपार्जन होता है इसके साथ ही जो समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है उसका फायदा केवल किसानों को ही मिले, इसके लिए हमारा एक सिस्टम डेवलप किया गया है। इसके साथ ही जो बायोमेट्रिक्स होते हैं और बायोमेट्रिक्स का आधार कार्ड से लिंक होता है, उसके माध्यम से पहचान की जा सकती है कि वास्तविक में कौन किसान है, क्योंकि जल्द ही मध्य प्रदेश में गेहूं, धान, चना, सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी होने जा रही है। ऐसे में जब खरीदी हो, खरीदी का फायदा वास्तविक किसान ही उठाए, बिचौली ना उठाए, व्यापारी ना उठाए, इसलिए सिस्टम को डेवलप किया गया है। बिल्कुल, बिचौलियों से कहीं ना कहीं निजात पाने का ये तरीका है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि फर्जीवाड़े भी टेक्निकल हो चले हैं। तो किसान सम्मान निधि में अगर जो जुड़े हुए लोग हैं या हम जिन्हें किसान सरकार मान रही है, आधार कार्ड, थंब इम्प्रेशन वगैरह वगैरह, कई ऐसे किसान हैं जिनके ये सारे दस्तावेज हैं लेकिन धरातल पर वो बिचौलिए भी हैं। उन्हें कैसे फिर जांचा जाएगा, कैसे परखा जाएगा? कोशिश की जा रही है फिलहाल तो कि जो राज्य आपूर्ति निगम के तहत जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस में कौन से जो किसान हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक्स के साथ ही आपका जो आधार कार्ड लिंक होता है, आधार कार्ड में आपका जो व्यवसाय होता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और आजकल के वक्त में तो आधार कार्ड के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाती है। तो इसमें आधार कार्ड का उपयोग और बायोमेट्रिक्स का उपयोग सरकार के जो सिस्टम में डेटा उपलब्ध है उससे उनका मिलान किया जाए, क्योंकि मंडी में कई बार पहुंचते हैं, बिचौलिए पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि हम किसान हैं, बड़े किसान हैं, तो उनको समर्थन मूल्य में अपने वो उपज को बेचना चाहते हैं, तो वो जो फर्जीवाड़ा है लगातार सामने आ रहा है वो ना हो पाए, उपार्जन के साथ ही जो वास्तविक किसान है उसको उसका हक मिल सके, इसलिए सरकार के द्वारा एक कोशिश की जा रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल लगातार मध्य प्रदेश में जो कृषि जगत है उसमें नवाचार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, बेहतर रूप से कृषि को जानते हैं। तो आप समझते हैं कि मंडियों में कहाँ पर भ्रष्टाचार किया जाता है, कहाँ पर धोखा दिया जाता है, इसलिए धोखाधड़ी और भ्रष्टाचारी को खत्म करने के लिए वास्तविक किसान को उपार्जन, इसके साथ ही MSP का लाभ मिल सके, इसलिए बदलाव किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। तो असल किसानों को फायदा मिल सके इसलिए बदलाव किए जा रहे हैं, और कृषि मंत्री खुद इसी सेक्टर से आते हैं, खुद को किसान कहते हैं वो, और तो उन्हें बारीकियां पता हैं, और इसी बारीकियों को, इसी समस्याओं को खत्म करने के लिए वो इस तरह के नवाचार या इस तरह के कदम उठा रहे हैं। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच PCC चीफ कमलनाथ ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भोपाल के सरकारी हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जहां कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर पर चिंता जताई। इस दौरान कमलनाथ के साथ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और पूर्व मंत्री PC शर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें, वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके तहत कमलनाथ ने भी टीका लगवाया। वहीं कमलनाथ के वैक्सीन लगवाने पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर कांग्रेस ने ही नहीं, सभी विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए। जो भी अच्छे काम हो उस पर सवाल खड़े करते हैं। एक नेता की तो सुबह ही ट्वीट करके होती है, कभी राम जन्मभूमि पर तो कभी वैक्सीन पर सवाल खड़े किए जाते हैं। जब से मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई तब से बाढ़ आ गई, लोगों ने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, PM मोदी देश के ऐसे नेता हैं, थाली बजाने का कहा तो लोगों ने बर्तन फोड़ लिए, दिए जलाने का कहा तो दिवाली मना ली। अखिलेश यादव ने तो कोरोना की वैक्सीन को BJP की वैक्सीन बताई थी। देखो, वैक्सीन में अकेले कांग्रेस ने नहीं, लगभग सभी विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। जो भी अच्छा काम होता है देश के अंदर, विपक्ष ने अपना स्वभाव बना लिया है उस पर सवाल खड़े करने का। एक नेता तो ऐसा है जिसकी शुरुआत ही ट्वीट से होती है। कोई राजनीतिक शब्द नया गढ़ना पड़ेगा उसके लिए। राम जन्मभूमि की तारीख पे सवाल, सेना पे सवाल, तो इसलिए वैक्सीन पे सवाल था। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा आपको कि मोदी जी ने वैक्सीन लगाई, उस दिन के बाद देश के अंदर बाढ़ आ गई वैक्सीन लगवाने की। लोगों को वैक्सीन से ज्यादा मोदी पर भरोसा था। एक ऐसा नेतृत्व सौभाग्य से इस देश को मिला है कि अगर उसने कहा कि
थाली बजाओ तो लोगों ने बर्तन तोड़ लिए, उसने कहा दिए जलाओ तो लोगों ने दिवाली मना दी, और उसने कहा वैक्सीन लगाओ तो ये सब रखे रह गए। मैं कई बार कह चुका हूं, पर ये आज आपने सवाल पूछा है तो प्रासंगिक हो गया। उस समय उनने कहा अखिलेश जी ने कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है। तब मैंने कहा था कि ये कोरोना की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन तो 3.5 साल पहले लगी थी, उसका असर आज तक है और फिर लगेगी 22 में, तो उसका असर फिर आगे रहेगा 28 तक। और एक बार फिर से वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो बहुत तरीके से तंज कसते हैं नरोत्तम मिश्रा वैभव, और जब भी कहते हैं वो न जाने कहाँ से उनकी पंक्तियाँ वो निकाल कर आते हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन वो जो कटाक्ष करते हैं सामने वाले के पास उसी लहजे में जवाब देने के लिए शब्द नहीं होते। फिर भी अब टिप्पणियाँ होती हैं तो हम भी यही कहेंगे कि क्या नरोत्तम मिश्रा साहब ने जो वैक्सीन को लेकर कहा है, क्या वाकई उसी तरह से समझा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब जो कहा है लोगों ने वो किया है, लेकिन अगर वैक्सीन को लेकर कहा है तो अब विपक्ष भी वैक्सीन लगवा रहा है? यही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की खासियत है, वो हाजिर जवाब है और जो तंज करते हैं, तंज के माध्यम से अपनी बात भी कह देते हैं। और नेता का जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक नेता है जो सुबह सुबह उठकर ट्वीट करते हैं, ट्वीट करने के अलावा उन्हें कुछ काम नहीं है, वो सवाल खड़े कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर। उसके साथ इन्होंने कहा कि केवल कांग्रेस ही नहीं, कई विपक्षी दलों ने कोरोना की वैक्सीन पर सवाल खड़े किए थे। तो इन्होंने अखिलेश यादव पर भी कहा, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन है, तो बीजेपी की वैक्सीन तो उनको 3 साल पहले ही लग चुकी थी, तो कोरोना की वैक्सीन है। तो आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज जो है कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने चिंता जताई कि प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब राज्य के मुख्यमंत्री के साथ हुई थी, उसमें पीएम साहब ने कहा था कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ये गंभीर खतरे है और हमें संवेदनशील होना होगा। तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर भी तमाम तरह की तंज कर, उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू भले ही लगाया गया है, लेकिन तमाम तरह की मेरे राजधानी भोपाल में सब चल रहे हैं, उन पर भी कंट्रोल करना होगा और कोरोना को लेकर सभी को जागरूक होना होगा, सभी को सतर्क होना होगा, तभी हम कोरोना पर कंट्रोल कर सकेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ सख्ती भी की गई है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना टीकाकरण का काम भी तेजी से हो रहा है, लेकिन इस सबके बीच टीकाकरण करने वाले लोगों के भी संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद प्रदेश में 7 हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर कोविड पॉजिटिव हुए। इनमें 3 भोपाल के हैं जो हमीदिया और जेपी अस्पताल के कर्मचारी हैं, दोनों हेल्थ वर्कर्स हैं। तीसरा मरीज फ्रंटलाइन वर्कर है जो हमीदिया के डॉक्टरों की निगरानी में है। बाकी 4 जबलपुर, इंदौर, शाजापुर और अशोकनगर के बताए जा रहे हैं। पहला डोज लगवाने के बाद 10 से ज्यादा हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर पॉजिटिव हुए हैं। ये जानकारी कोरोना वैक्सीनेशन लाइन लिस्ट की पड़ताल में हुई है। देश में इस समय कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज लगाई जा रही हैं। फ्रंटलाइन वर्कर के बाद अब ये वैक्सीन 45 साल से 60 साल के लोगों तक लगाई जा रही है। बड़ा सवाल ये कि आखिर कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी किसी को कोरोना कैसे हो सकता है। दरअसल कोरोना वैक्सीन की 2 डोज दी जाती है। पहली डोज के 28 दिन बाद पूरी डोज जो है कंप्लीट होती है, यानी दूसरी डोज दी जाती है। इस 28 दिन के दौरान वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी का काम करता है। 28 दिन के बाद दूसरी डोज जरूरी है। दरअसल दूसरी डोज लगने के बाद में वैक्सीन कोरोना से सुरक्षा शुरू कर देगी, लेकिन इसमें 15 दिन का समय लगता है, यानी इस पूरी प्रक्रिया में 43 दिन 43 डेज। जानकारी जो है यानी जानकारों का जो कहना है कि अगर आप इन 43 दिनों तक सावधानी नहीं रखते हैं तो आप संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। जानकारों के अनुसार वैक्सीनेशन के बाद मादक पदार्थों का सेवन आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। जब शरीर में एंटीबॉडी बनती है तब मादक पदार्थों का सेवन इसकी रफ्तार को कम कर देता है। ऐसे में अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए मादक पदार्थों से दूर रहना होगा। मतलब साफ, दोनों डोज लगवाने के बाद भी बेफिक्र ना हो। 6 महीने तक प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि दोनों डोज के बाद 3 से 6 सप्ताह में कोरोना के प्रति शरीर में एंटीबॉडी बनती है। इसलिए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का भी उपयोग करें। तो देखिए, वैक्सीनेशन के बाद भी जो पॉजिटिव पेशेंट हो रहे हैं उनके पीछे की क्या वजह है, ये हमने आपको बताया। और भी समझने की हम कोशिश करते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे न्यूज हेड है। रत्नाकर सर, साफ है कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको सतर्कता रखनी है, 6 महीने के प्रोटोकॉल का पालन करना है। लेकिन ऐसा लगा शुरुआती दौर में कि लोगों ने वैक्सीन ली और वो कोरोना को अब मात देने के लिए तैयार हो गए हैं। शायद यही वजह रही कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया वैक्सीन लगने के बाद और फिर से संक्रमण की चपेट में आ गए।
या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया जाए तो ऐसा ही होता है जैसा इस मामले में हो रहा है। और कोई एक ऐसा मामला जो स्पेसिफिक फील्ड से जुड़ा हो, ये मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा साइंस है अपने आप में, उसको लेकर जो लोगों ने अपने अपने स्तर पर व्याख्या की, फिर चाहे मीडिया हो, फिर चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कॉमन मैन हो, तो उस गलत तरीके से उस चीज को समझने और समझाने के फेर में हुआ कि लोगों के दिमाग में बात बैठ गई कि इसका डोज लेते ही हम पूरी तरह ठीक होने लगेंगे, दूसरा डोज के तरीके से हमारे लिए अमृत हो जाएगा, संजीवनी बूटी हो जाएगा कि हमें कभी ये फिर रोग हो ही नहीं सकता। जबकि जो टेक्निकलिटीज रहती है मेडिकल फील्ड की, उसमें हर चीज के रिएक्शन का एक समय होता है, चांसेस रहते हैं रिएक्शन के, उसके असर का एक समय होता है। और तीसरी उसके साथ साथ कई आपको मेजर प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ती हैं। जैसा भी आपने बताया कि आप मादक पदार्थों के सेवन से बचें, आपने बताया कि वैक्सीन का दूसरा डोज लगभग 15 रोज के बाद अपना पूरा काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए जो हाइप क्रिएट किया गया कि वैक्सीन को लेकर ऐसा लगने लगा जैसे बस इसके आप संपर्क में और उसका जिंदगी में आपको कभी कोरोना नहीं हो सकता। इन सारी चीज़ों के चलते मिसकंसेप्शन फैला है। उससे ये हो रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद ये कि एकाध किसी व्यक्ति में भी कोरोना फिर से पाया जाता है तो लोग इसकी विश्वसनीयता पर संदेह करने लगे हैं, जबकि ये धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस है जिसके कुछ गलत नतीजे भी सामने आ सकते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज वैक्सीन लोगों के लिए उपयोगी साबित हुई है। लोगों को इस बात को समझना होगा कि इसको लेने के बाद उन्हें क्या प्रिकॉशन लेनी है और इसका असर कितने समय में होता है, वरना वे गलतफहमी के शिकार रहेंगे और वैक्सीन को लेकर एक व्यापक स्तर पर गलतफहमी फैलती रहेगी। बहुत शुक्रिया रत्नाकर सर जानकारी देने के लिए। तो ये समझना ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप बिल्कुल तैयार नहीं हुए हैं कोरोना से लड़ने के लिए। अभी भी आपकी बॉडी में जब वैक्सीन काम कर रहा है और फिर दूसरा डोज जब लगेगा 28 दिन का इसमें गैप होगा, यानी 43 डेज आप मान के चलिए कि आपको ध्यान रखना है कि आप मादक पदार्थों का भी सेवन ना करें, कोरोना जिन्हें हुआ है उनके संपर्क में आने से बचें। ख़ासतौर पर जब अगर आप फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या आप किसी ऐसे फील्ड सेक्टर में काम करते हैं जहाँ आपका लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना है, तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। शराब की आदत अक्सर जघन्य अपराधों का कारण बनती है। मध्य प्रदेश के सागर जिले से शराब के नशे में रिश्तों को रौंद देने वाला मामला सामने आया है। जिस बेटे को पिता ने अपने बुढ़ापे की लाठी समझा था, उसी बेटे ने अपने वृद्ध पिता को रोक टोक करने पर हुए विवाद में मार डाला। शराब के नशे में देर से घर लौटने पर पिता ने बेटे को टोका तो गुस्से में बेटे ने जान ले ली। हत्या का आरोपी विमलेश साहू मृतक का बड़ा बेटा है। विमलेश को शराब पीने की लत है, इसी के चलते वो अक्सर काफ़ी देर से नशे में धुत होकर घर लौटता है, यानी लेट नाइट घर पहुंचता है। पुलिस के मुताबिक इसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ। बेटे के देर से घर लौटने को लेकर टोकने पर पिता को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। शराबी बेटे को पिता का टोकना इतना खल गया कि उसने लाठियों से पीट पीट कर अपने पिता को मार डाला। मृतक के छोटे बेटे ने मामले की जानकारी मकरोनिया थाने को दी। बहरहाल आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए, रात के करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच विमलेश साहू नाम का लड़का हमारे यहाँ रिपोर्ट करने आया था। उसने बताया कि उसके पिता को उसके बड़े भाई ने लठ मार दिया है, जो कि घर में पड़ा हुआ है। तत्काल मौके पर जाकर देखा तो वो व्यक्ति वृद्ध था, उम्र करीबन 65 से 70 साल के बीच की उसकी होगी। सिर में चोट लगने की वजह से वो खत्म हो गया था। तत्काल उसमें 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसका मारने वाला मृतक का बड़ा लड़का था जिसका नाम है विमलेश साहू, उसको राउंड अप कर लिया गया है। सारी कार्रवाई हो गई है, आरोपी गिरफ्त में है। कार्रवाई करके उसको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। न जाने क्यों शराब के नशे में लोग भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं कई सारे उदाहरण पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोगों की समझ क्यों नहीं आता कि शराब पीने के बाद आप अपने होशो हवास में रहें। कम से कम इतनी पीजिए कि शराब पीने के बाद आप होशो हवास में रहें, और मुमकिन हो तो इसे छोड़िए, ये अच्छी आदत नहीं है। अगर इसके बाद आप अपने ही परिवार के, अपने ही खून के दुश्मन हो जाते हैं तो भला ऐसा नशा किस काम का। फिलहाल ये मेरी अपनी राय है, आप चाहें इससे सहमत हों या ना हो। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।